हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ गुफराना अस्मत और आज है 22 अक्टूबर 2021। तो चलिए देखते हैं आज के लिए प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमारे लिए क्या क्या यूज़फुल न्यूज़ है। तो पहला आर्टिकल जो रिलेटेड है वो राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फार्मर्स का राइट टू प्रोटेस्ट, बट वो रोड्स को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो राइट टू प्रोटेस्ट ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ आता है? तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना है कि जो प्रोटेस्ट शब्द है, प्रोटेस्ट वर्ड, इस वर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है। इट इज़ नो वेयर मैंशनड इन द फंडामेंटल राइट्स। ओके, जो आर्टिकल 19 है, जो राइट टू प्रोटेस्ट वाला जो पावर मिलता है हमें, वो आर्टिकल 19 में मिलता है। बट आर्टिकल 19 में भी राइट टू प्रोटेस्ट कहीं पर भी मेंशन नहीं है। बट जिस तरीके से आर्टिकल 19 लिखा हुआ है तो वो एक प्रोसेस में हमें बताता है कि ये जो राइट्स है, ओके, ये राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में दिया गया है। ओके, तो जो हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है वो हमारा दो फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करता है, एक 19(1)(a) एंड 19(1)(b). ओके, 19(1)(b), ए एंड बी। तो आपका जो ए है वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, और बी जो है हमारा वो फ्रीडम टू असेंबल देता है कि आप किसी भी जगह पे असेंबल हो जाएं पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। तो आपको पीसेबली वहाँ पे असेंबल होना है एंड विदाउट आर्म्स आपको असेंबल होना है। तो ये जो दो आर्टिकल है, यहाँ से हम राइट टू प्रोटेस्ट को इम्प्लिसिटली डिराइव करते हैं। ओके, तो आर्टिकल 19(1)(a) क्या बोलता है, एक बार वापस से देख लेते हैं कि हर एक सिटीजन को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो हर एक सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। बी हमारा बोलता है कि हम असेंबल कर सकते हैं किसी भी जगह पे, बट हमको विदाउट आर्म्स एंड पीसेबली उस जगह पे असेंबल करना है। अब विदाउट आर्म्स में ये आपका जो एसेंशियल रिलीजियस वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि सिख कम्युनिटी को किरपान कैरी करना उनको कंपलसरी होता है, क्योंकि वो उनके रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस है। तो वो सारी चीज़ें आपका वो लोग कैरी कर सकते हैं। बट ओनली इफ़ यू बिलोंग टू अ सिख कम्युनिटी, तो वो एक एक्सेप्शन के जैसा देखा जाता है, क्योंकि दैट किरपान इज़ नॉट एन आर्म्स टू देम, वो उनके लिए एक रिलीजियस सिंबल है। आर्टिकल 19(1)(c) बोलता है कि हमारा राइट है टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। हम एसोसिएशंस एंड यूनियंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आर्टिकल 19 में आपके टोटल 19(1)(a) है, b है, c है, d है, e है, f हमारा जो प्रॉपर्टी वाला था वो अब हमारे पास नहीं है, g है हमारे पास। तो अब इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, SAAM, सैम। एस आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, ए आपका असेंबली हो गया, ए आपका एसोसिएशन हो गया, राइट टू मूवमेंट ये हो गया आपका एम। तो 19(1)(d) आपका एम हो गया, और आर्टिकल 19(1)(e) हो गया। तो आप इसको ऐसे याद करिए कि सैम रिसाइड्स इन पोलैंड और पुणे, कुछ भी ले लीजिए। ओके, सैम रिसाइड्स इन पोलैंड और पुणे, आप कुछ भी ले लीजिए। तो एस से आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, ए से आपका असेंबली हो गया, ए से एसोसिएशन हो गया, एम से आपका फ्रीडम है मूवमेंट का, आर से आपका रेसिडेंस हो गया। तो जो आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ई है वो हमें रेसिडेंस, राइट टू रेसिडेंस वाली राइट देती है, और पी से प्रोफेशन हो जाता है। तो आपका 19(1)(g) जो है वो आपका प्रोफेशन से रिलेटेड है, कि आप कोई भी प्रोफेशन को प्रोफेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 19(a) से 19(1)(a) से 19(1)(g) तक का आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं, जिसमें आपको याद रखना है कि एफ जो था वो बहुत फैट हो गया था, इसलिए उसको रिमूव कर दिया। मतलब ये एफ आपका पहले था, एफ आपका ये नहीं है। तो आपका फ्रीडम ऑफ जो राइट टू प्रोटेस्ट है हमारा, वो यहाँ से डिराइव होता है। ओके, दे इन कंबाइन, ये जो है इन कंबाइन नेचर राइट टू प्रोटेस्ट देते हैं आपको, लेकिन ये राइट्स भी आपका एब्सोल्यूट नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आ जाता है तो अथॉरिटीज़ कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द अबव मेंशन्ड राइट्स। तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपकी कोई भी राइट जो होती है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं होती है। टाइम बीइंग आपका जो गवर्नमेंट है आपका, अगर वो पीस एंड सिक्योरिटी पे बात होता है तो वो अथॉरिटीज़ आपका उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन दे सकती है। तो ये आपका आर्टिकल 19 के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है
वो रिलेटेड है वैक्सीनेशन के बारे में। और ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिया ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन को क्रॉस कर लिया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, स्टिल इफ़ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड, आप प्लीज़ जाइए वैक्सीन ले लीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प अस टू ब्रेक दिस चेन। और ये आपके लिए अच्छा होगा। वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी आपको कोविड नहीं हो सकता, बट जो आपका चांसेस होता है ज़्यादा तबीयत ख़राब करने का, वो आपका जो वायरस है स्टिमुलेशन, वो आपके बॉडी में थोड़ा लेस हो जाएगा और उसका प्रभाव आपको थोड़ा कम पड़ेगा। तो अगर आपको कोविड होता भी है तो बॉडी आपका एबल रहेगा कोप अप करने के लिए उस वायरस से। तो वैक्सीन इसलिए लेना ज़रूरी है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने नहीं लिया है वैक्सीन, वो वैक्सीन ले लीजिए। एंड ये बहुत खुशी की बात है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है वो इस सेलिब्रेशन के पार्ट है। सेलिब्रेशन के पार्ट तो सभी लोग हैं, बट एटलीस्ट वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं 100 करोड़ पीपल कैटेगरी में जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने की खुशी में 100 मॉन्यूमेंट्स को एल्यूमिनेट किया है। ये देख रहे हैं हमारा भारत 3 रंगों से, तो इस तरीके से एल्यूमिनेट किया है। उसमें से जो एक था वो आपका जो कोणार्क टेम्पल था। कोणार्क टेम्पल जो सन टेम्पल है कोणार्क टेम्पल का, उसको ब्लैक पगोडा टेम्पल भी बोलते हैं। तो चूँकि ये वाला टेम्पल हमारा एलिमिनेट हुआ था, तो ये टेम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम इस टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। कोणार्क टेम्पल जो है वो 13th सेंचुरी में बनाया गया था किंग नरसिम्हा देव के द्वारा। नरसिम्हा देव जो थे वो आपके गंगा एम्पायर के थे। गंगा एम्पायर आपको पता होगा, उड़ीसा के साइड में मेजरली यही सब एम्पायर्स ने रूल किया है, कलिंग एम्पायर, गंगा एम्पायर। तो किंग नरसिम्हा देवा जो थे वो गंगा एम्पायर के थे 13th सेंचुरी के, जिन्होंने इसको बनाया था। ये जो टेम्पल है, इट इज़ डिज़ाइन इन द शेप ऑफ कॉलोसल चैरियट। तो चैरियट तो आपको पता होगा कि चैरियट क्या होता है, आपने बहुत बार फेस्टिवल्स में देखा भी होगा। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे तो बहुत बड़ा चैरियट फेस्टिवल होता है। ये कॉलोसल चैरियट क्या होता है, इस चीज़ को देख करके घबराना नहीं है बिल्कुल। कॉलोसल का मतलब कुछ ऐसा एक स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं होता है। कॉलोसल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी इनक्रेडिबल या फिर स्टुपेंडस, मतलब बहुत जो ग्रैंड होता है उसको आपका कॉलोसल बोलते हैं। तो ये इट इज़ जस्ट अ वर्ड, तो उस चीज़ को इन्हांस करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो टेम्पल है आपका, इट वॉज लिंक टू ब्राह्मणिज्म एंड तांत्रिक बिलीफ सिस्टम। तो ये ब्राह्मणिज्म से लिंक्ड है ये टेम्पल। और ये बहुत अच्छा आपका जो हमारा कलिंग आर्किटेक्चर है, कलिंग आर्किटेक्चर का बहुत हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट है। तो ये आपका हो गया हमारा कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। तो कोणार्क टेम्पल को आपका ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है कि जो EWS कोटा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी, वो आपको पता होगा कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया था। अब टोटल अभी तक कितना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया, 104 भी आ चुका है, 105 भी आ चुका है। तो ये दोनों कुछ दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको इसका भी अवेयरनेस होना चाहिए। तो अभी हम फिलहाल 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में देखेंगे। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो इस एक्ट ने इकोनॉमिक रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज 10% कोटा जॉब्स एंड एडमिशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। और इसने किस 2 आर्टिकल कमेंट किया था, आर्टिकल 15 एंड 16। और आर्टिकल 15 एंड 16 में इसने कौन कौन से आर्टिकल इंसर्ट किए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आप बिल्कुल बहुत ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 15-16 को अमेंड करके इसने आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 एंड 16 सब क्लॉज 6 डाला है। तो ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस इस चीज़ का बहुत ऊपर है कि कौन सा आर्टिकल अमेंड करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला आर्टिकल डाला गया है। तो ये जो आपका अमेंडमेंट था, इट वाज एनैक्टेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पुअर, जिसको 50% रिजर्वेशन नहीं मिलता है। पहले से रिजर्वेशन हमारे पास था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप गरीब हैं तो उसके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने आपका ये वाला रिजर्वेशन पॉलिसी लाया था कि 10% कोटा है EWS, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ओके, इट enables both center and states to provide reservation to the EWS of the society। तो स्टेट और सेंटर
दोनों आपका रिजर्वेशन देती है। तो रिजर्वेशन में जो कैप है वो हमारा 50% वाला कैप लगा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट की एम आर बालाजी वाले जजमेंट से आया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट कुछ भी रिजर्वेशन पॉलिसी ला रही है तो उसको सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फैक्शन दिलाना होता है कि वो इस चीज़ को क्रॉस नहीं कर रही है, 50% रिजर्वेशन क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं करी। 50% रिजर्वेशन क्राइटेरिया मतलब इसमें शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड सारे लोग इंक्लूडेड होते हैं और अब EWS कैटेगरी में इंक्लूड हो गए। तो जो वो गवर्नमेंट है ये न्यूज़ इसमें ली थी क्योंकि वो फेल हो गई है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में कि उन्होंने ये 8 लाख रुपीज़ का बेसिस कैसे लिया है EWS कोटा लेने के लिए। तो बात ये थी दोस्तों कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए थे कि आप EWS का कोटा तभी यूज़ कर सकते हो अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम 8 लाख से कम है। तो ये देखा गया है कि 95% इंडियंस तो इतना कमाते हैं, 127 करोड़। तो इस हिसाब से तो मैक्सिमम इंडियंस EWS कोटा में गिर जाएंगे आपके। और दूसरा क्राइटेरिया था कि जिन लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड लेस देन 5 एकर्स है, तो फिर यहाँ पे भी 86% इंडियंस फॉल कर जाते हैं। Those who have a house smaller than 1000 स्क्वायर फीट, तो यहाँ पे भी 80% इंडियंस फिट कर जाते हैं जिसका रेसिडेंशियल प्लॉट 100 यार्ड से छोटा हो इन म्यूनसिपालिटीज़। इसके लिए तो डेटा ही नहीं है हमारे पास दोस्तों। और 5th क्राइटेरिया था जिनका रेसिडेंशियल प्लॉट लेस देन 200 यार्ड्स है इन अ नॉन नोटिफाइड म्यूनसिपालिटी एरिया। ओके तो ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि ये अगर इस क्राइटेरिया को हम ले करके चलेंगे तो इसमें तो हमारा मैक्सिमम 95% ऑफ द कंट्री इंक्लूड हो जाएगा। तो आप ये EWS वाला क्राइटेरिया को कैसे लेकर के आए। तो गवर्नमेंट फेल हो गई है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये आर्टिकल था। आई होप सो चीज़ें क्लियर है आपके लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आपका फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड है NGOs के लिए। ओके तो अगर कोई भी NGO है उसको फॉरेन फंडिंग चाहिए होती है, फॉरेन से फंडिंग अगर उसको लेना है तो उसको एक एक्ट उस चीज़ का जो उसको पावर मिलता है कि वो फंडिंग रिसीव कर सकती है वो FCRA के द्वारा मिलता है। FCRA इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये पार्लियामेंट का एक एक्ट है जिसको 1976 में इनैक्ट किया गया था, 2010 में अमेंड किया गया था। ये एक्ट आपका रेगुलेट करता है फॉरेन डोनेशन और ये एक्ट आपका ये भी देखता है कि ये जितने भी फॉरेन डोनेशंस हो रहे हैं आपके, ये किसी तरीके से हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट ना करे, क्योंकि मे भी ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं कि NGO के नाम पे फॉरेन फंडिंग हो रहा है और वो पैसा इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ हो रहा है या फिर फॉर टेररिज्म के लिए वो पैसा यूज़ हो रहा है। तो ये जो आपका एक्ट है ये इस चीज़ को भी रेगुलेट करता है कि वो जो पैसा आया है NGO में आपका, तो वो प्रॉपर उस पर्टिकुलर अगर वो बच्चों को हेल्प करने के लिए आया है तो वो उस सेक्टर में जाए, वो हेल्थ के लिए आया है तो वो उस सेक्टर में जाए, अगर वो विमेन के लिए, एल्डरली पीपल के लिए, तो वो स्पेसिफिक जिस काम के लिए आया है वो फंड उसी पर्पस को फुलफिल करे, ना कि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे हमारा इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी हैम्पर होता है। ओके तो ये जो है इसका कवरेज है सारे एसोसिएशन, ग्रुप और NGO को जिसको फॉरेन डोनेशन आपका रिसीव करना है। तो जिस NGO को जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अगर फॉरेन डोनेशन चाहिए तो उनके लिए ये मैंडेटरी है दोस्तों, नॉट वॉलेंटरी, इट इज़ मैंडेटरी कि वो FCRA से रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन इनिशियल 5 ईयर्स के लिए वैलिड होती है, उसके बाद फिर वो वापस से एक्सटेंड की जाती है ये देख करके कि आप सारे रूल्स एंड नॉर्म्स को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। ओके तो जो आपका रजिस्टर्ड NGOs है वो 5 पर्पस के लिए फॉरेन डोनेशंस ले सकती है। अगर आपका कोई सोशल कॉज है, एजुकेशनल कॉज है, इवन दो आप रिलीजियस काम के लिए भी फॉरेन डोनेशन मंगवा सकते हैं, मीन्स रिसीव कर सकते हैं, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। ओके तो अभी तक इंडिया में देखिए देर आर इतना NGO 22,591 FCRA रजिस्टर्ड NGOs हैं हमारे इंडिया में जो प्रेजेंटली काम कर रही है। ओके तो इस एक्ट में जो आपका जितना भी पैसा आता है वो पैसा
cannot be transferred to any other person unless such person is also registered for that purpose. आप पैसे को दूसरे, अगर आपका एनजीओ है और आपने पैसा वो रिसीव किया है तो उस पैसे को आपको ही खर्चा करना है, आप किसी और को वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए। ना ही आप सब ग्रांट कर सकते हैं कोई दूसरे स्मॉलर एनजीओ को जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। आपने पैसा रिसीव किया है एंड आपको उस पैसे को स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें FCRA अकाउंट। जिन एनजीओज़ को फॉरेन से पैसे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस लेने होती है उनको एक बैंक अकाउंट ओपन करना होता है जिसको FCRA अकाउंट बोलते हैं, और ये बस आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ब्रांच में आप ओपन कर सकते हैं। और इस अकाउंट में आपका कोई दूसरे फंड का पैसा या फिर कुछ दूसरे भी XYZ अगर आपका बिजनेस है तो वो कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशंस, कोई फंड्स इस अकाउंट में आपका नहीं हो सकता। ये अकाउंट स्पेसिफिकली आपका यूज़ होगा फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस ऑफ रिसीविंग द फंड्स फ्रॉम फॉरेन पर्सन्स जो आपको वो पैसा भेज रहे हैं। तो ये आपका एक चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि उस अकाउंट में आप दूसरा फंड्स को ना ही रिसीव कर सकते हैं ना ही निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिकली ये इसी पर्पस के लिए है। ओके, द एक्ट स्टेट्स दैट अ पर्सन में एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन कब, अगर उनके पास सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और उन्होंने अगर प्रायर परमिशन ले रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तभी वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी मीन्स इट कंपल्सरी है हर एक ट्रस्टीज़ को कि वो अपना आधार कार्ड रजिस्टर करवाएं FCRA अकाउंट से। और आधार कार्ड इज़ ऑल्सो अ मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर ऑल ऑफिस बियरर्स, डायरेक्टर्स एंड अदर की फंक्शनरीज ऑफ एन NGO। तो ये मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी है कि आपके जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो उन सबका जो आइडेंटिफिकेशन है वो आधार के द्वारा ही किया जाएगा। ओके, इसमें कुछ आपका रेस्ट्रिक्शन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूटिलाइजेशन का। ओके, तो आपका जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट आपका वो यूटिलाइजेशन को स्टॉप कर सकती है अगर उनको उस चीज़ में लगे कि इसका कुछ मिसयूज़ हो रहा है या फिर कुछ, तो समरी इंक्वायरी बैठा करके कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को हॉल्ट कर सकती है। पहले जो एक्ट है उसने एक कैपिंग रखा था कि आप जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा बस 20% एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सैलरी देना, ऑफिस का रेंट देना, फर्निशिंग का, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट। बट अब उस कैप को हटा करके 50% कर दिया गया है कि आप 50% ऑफ द अमाउंट यूज़ कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए। द एक्ट अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट अ पर्सन टू सरेंडर देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर कोई चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सरेंडर कर सकता है। अभी नया रूल क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स जो है उसके बारे में देखते हैं। नया रूल कहता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को FCRA से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर करना चाहती है तो एटलीस्ट वो 3 साल पहले से उस फील्ड में काम कर रही होनी चाहिए होती है और उसने एटलीस्ट 15 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी कोर एक्टिविटीज़ में, तो उसके बाद वो फॉर्म भर सकते हैं उस चीज़ का। Office bearers of NGO seeking register under FCRA must submit a specific commitment letter from the donor. डोनर से स्पेसिफिक कमिटमेंट लेटर डालना है। ओके, और जितने भी NGO है और पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन जिनको परमिशन चाहिए फॉरेन फंड्स को रिसीव करने के लिए, उनके पास एक FCRA अकाउंट होना ही होना चाहिए। तो ये सारा आपका FCRA से रिलेटेड है। आई होप सो ये आपका क्लियर है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ एक स्नेल से रिलेटेड है। एक बहुत ही छोटी सी साइज़ की माइक्रो स्नेल पाई गई है जिसका नाम है ग्यूरिसा माओमाइनेसिस। ओके, इसका नाम है ग्यूरिसा माओमाइनेसिस। ये इसको डिस्कवर किया गया है माउस माइल केव से जो कि मेघालय में है और ये 170 ईयर्स के बाद इस चीज़ को देखा गया है। इससे पहले इसको लास्ट 170 यानी 170 ईयर्स पहले देखा गया था। तो इसको कहाँ से देखा गया है? अभी इंडिया में मेघालय से।
मेघालय में एक जगह है माउसमाई कैप, जो माउसमाई विलेज में लोकेटेड है, जो चेरापूंजी के से 4 किलोमीटर है खासी में, मेघालय में। तो चेरापूंजी, मौसराम चेरापूंजी, बहुत ज़्यादा बारिश होती है इन एरिया में, तो ये आपको लोकेशन पता होगा। तो यहाँ पे इसको देखा गया है। ओके, माउसमाई का मतलब होता है ओथ स्टोन, ये खासी लैंग्वेज में इसका ये मतलब होता है। तो बस आपको इतना ये चीज़ याद रखना है कि ये जो माउसमाई है ये एक स्नेल है, ये बहुत ही माइक्रो स्नेल है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जनरली लाइमस्टोन केव्स और कास्ट लैंडस्केप में मिलते हैं। तो कास्ट लैंडस्केप क्या होता है? कास्ट लैंडस्केप वो होता है जो लाइमस्टोन लैंडस्केप होता है, जैसे ये, और ये पानी के द्वारा कट करके ये इस तरह का जो ये लाइमस्टोन वाला एरिया होता है, पानी के बहाव से ये वाले टोपोग्राफी जो कट करके बनती है, ऐसे पॉट होल्स एंड ऑल आपने देखा होगा, तो कास्ट टोपोग्राफी में ही ये पाया जाता है। तो आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि कास्ट टोपोग्राफी लाइमस्टोन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन से रिलेटेड है। यूपी असेंबली है, यूपी असेंबली में जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है वो 2 साल से वो पोस्ट वेकेंट है। तो ये आर्टिकल उस चीज़ से रिलेटेड था। अभी देखते हैं कि आर्टिकल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा 2 आर्टिकल है जो हमारा डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 93 आपका इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर लोकसभा के बारे में बात करता है। ओके, एंड आर्टिकल 178 आपका स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के बारे में बात करता है। तो एक आर्टिकल आपका 93 है और एक आर्टिकल आपका 178 है जो आपका डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करता है। तो क्या ये मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वी शुड हैव अ डिप्टी स्पीकर? तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 93 एंड 178 में जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो वर्ड ऐसे हैं, शैल एंड एज सून एज मे बी। ना ही उसमें शुड लिखा हुआ है एंड मस्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये है कि दिस इंडिकेट्स दैट नॉट ओनली इज द इलेक्शन ऑफ द डिप्यूटी एंड स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर मैंडेटरी, बट वो अर्लीस्ट होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए, वो वेकेंट नहीं होना चाहिए। All that the constitution say is the election must be held as soon as possible। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बस यही बताता है कि उसका इलेक्शन as soon as possible होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपका डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के बारे में लिखा हुआ है। इसका टाइम फ्रेम और रूल क्या है? ठीक है, तो जनरल सेंस में जो आपका लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्ट करती है स्पीकर को ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू हाउस। जैसे आपका 16th लोकसभा हो गया, 17th लोकसभा हो गया, तो इसका जो आपका फर्स्ट डे होता है उसमें जनरली स्पीकर को चूज़ किया जाता है, जो कि आपका जनरली 3rd डे होता है आफ्टर वोट टेकिंग। ओके, वोट टेकिंग। द इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर जो था वो यूजुअली सेकेंड टेक्स प्लेस इन द सेकेंड सेशन, इवन दो देर इज़ नो बार इन हैविंग दिस इलेक्शन टू इन द फर्स्ट सेशन। जो सेकेंड सेशन होता है आपका लोकसभा का जो सेकेंड सेशन होता है वहाँ पे यूजुअली डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल नहीं है। Okay, however the election of deputy speaker is generally not delayed beyond the second session without genuine and avoidable constraint। तो ये आपको पता होना चाहिए। रूल्स क्या है इलेक्शन का? इन द लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्यूटी स्पीकर इज गवर्न्ड बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसको हम शॉर्ट में ROP-COB बोलते हैं। तो ROP-COB के जो रूल्स है उसके हिसाब से आपका इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। ये रूल में कहता है कि इलेक्शन शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। ओके, तो स्पीकर जो डेट फिक्स करेगा डिप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के लिए, तो उस दिन में आपका इलेक्शन हो जाएगा। एंड द डिप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड वंस अ मोशन प्रपोजिंग हिज नेम इज कैरिड। तो उसके बाद उनका इलेक्शन हो जाता है। तो सिमिलर प्रोविजन आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स में भी होता है। इनका टेन्योर क्या होता है दोस्तों? जब वंस ये इलेक्टेड हो जाते हैं तो आपका जो डिप्यूटी स्पीकर होता है वो अगेन यूजुअली अंटिल द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, जब तक हाउस डिसॉल्व नहीं होता तब तक ये ऑफिस में रहते हैं। अंडर आर्टिकल 94, आर्टिकल 179 स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, जिसे हमने देखा 93 एंड 178 आपका स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर के बारे में बात करता है फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। वैसे ही आर्टिकल 94 और 179 आर्टिकल, द स्पीकर और द डिप्यूटी स्पीकर शैल वैकेट हिज ऑफिस। कब? इफ शी
और ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, अगर वो उस हाउस के मेंबर नहीं है तो उनको वो अपना अपना ऑफिस है उसको वकेट करना पड़ेगा। दे मे ऑल्सो रिजाइन टू ईच अदर, वो रिजाइन कर सकते हैं या फिर वो रिमूव हो सकते हैं बाय रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, जितने उस वक्त के प्रेजेंट एंड वोटिंग देन मेंबर्स ऑफ द हाउस है, तो ये मेजॉरिटी यूज़ करके आपका उनको रिमूव किया जा सकता है। तो ये आपका टेन्योर के बारे में हो गया। क्या स्पीकर का जो पावर है वो डिप्यूटी स्पीकर को मिल सकता है? यस, मिल सकता है। जैसे जीवी मवलांकर जो स्पीकर थे हमारे, उनका निधन हो गया, डेथ हो गया, तो एम अनंत अयंगर जो है नेक्स्ट आपके स्पीकर बने फॉर द रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द हाउस। उसके बाद ही वाज देन इलेक्टेड फॉर द सेकेंड लोकसभा। तो ऐसी इंसिडेंट हमारी है। और डज बीइंग डेप्यूटी स्पीकर प्रोटेक्ट एन एमपी एमएलए फ्रॉम द लॉ ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन? क्या अगर आप डिप्यूटी स्पीकर हैं, डज बीइंग डिप्यूटी स्पीकर प्रोटेक्ट एन एमपी एंड एमएलए फ्रॉम द लॉ ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन? क्या डिप्यूटी स्पीकर प्रोटेक्ट करती है? नो, विथ वन एक्सेप्शन। आपका जो 10th शेड्यूल है दोस्तों, वो आपको पता होगा, वो बोलता है कि दैट अ पर्सन हु हैज़ बीन इलेक्टेड स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते इफ़ ही वॉलेंटरली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू विच ही बिलोंग। लेकिन अगर आपका यही अगर कोई मेंबर है हाउस का, अगर वो वॉलेंटरी गिव अप करता है अपना मेंबरशिप, तो वो ही कम्स अंडर दिस डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ द 10th शेड्यूल। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर वो आपका डिप्यूटी स्पीकर है तो ही कैन वॉलेंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। क्या कोर्ट्स इंटरवीन कर सकती है डिले में इन द प्रोसीजर? तो देखिए, कोर्ट्स जनरली डू नॉट इंटरवीन करती है द कंडक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि आर्टिकल 121 में स्पेसिफिकली बोला गया है in the parliament shall not be called in question on any ground or alleged irregularity of the procedure। तो कोर्ट इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकती है। यहाँ पे कोर्ट का कोई भी प्रेसिडेंट नहीं होता है कि वो फोर्स करे लेजिस्लेचर को कि वो डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करे। लेकिन कोर्ट्स के पास ये पावर है, दे डू हैव दिस जुडिक्शन टू एटलीस्ट वो इंक्वायर कर सकते हैं कि क्यों इतना लेट हो रहा है। ओके, क्यों इतना लेट हो रहा है टू द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी स्पीकर, सिंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एज सून एज मे बी देयर मस्ट बी एन इलेक्शन, एज सून एज मे बी। तो इस चीज़ को लेकर के कोर्ट एक इंक्वायरी कर सकती है दोस्तों। तो ये आपका डिप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड था। अब देखते हैं क्वेश्चन कि आपको कितना याद है। क्या राइट टू प्रोटेस्ट हमारा आर्टिकल 21 में आता है? क्या 10th शेड्यूल सेज दैट द पर्सन हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अगर वो वॉलेंटरली गिव अप मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू विच ही बिलोंग? क्या मौसमाई एक लाइमस्टोन केव है मणिपुर में? क्या सेलर ने सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को ब्लैक पगोडा बोला था बिकॉज इट वॉज सपोज टू ड्रॉ शिप्स टू द शोर एंड कॉज शिप wrecks? ओके, ये वाला इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना भूल गई, बट दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इकोनॉमिक रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशन प्रोवाइड करता है टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? आर्टिकल 15 एंड 16 को अमेंड करके। तो दोस्तों आप पॉज करके आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है। पहला आर्टिकल 19 के अंदर आता है, 21 के अंदर नहीं आता है। 10th शेड्यूल क्या आपको 10th शेड्यूल वाला जो आपका है ये वाला सही है। अगर आपका डिप्टी स्पीकर और स्पीकर वॉलेंटरली अपना मेंबरशिप दे भी दे तो भी वो 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं होती है। मौसमाई जो है वो मेघालय में एक जगह है और ये मैंने आपको बताया ट्रू है। और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको अगर आप हमसे टच में आना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम आईडी है, आप टेलीग्राम में जा कर के 7 लर्नर्स सर्च करिए तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में हमसे ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का आईडी अगेन है 7 लर्नर्स। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।